नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष है उसका A to Z समझने का प्रयास करेंगे। मतलब 360 डिग्री अप्रोच से। इस वीडियो के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे कि इजराइल क्यों बम दागते रहता है फिलिस्तीन के ऊपर, जेरूसलम का क्या महत्व है, ये हमास वाले क्यों छुपे रहते हैं, क्यों वो लगातार रॉकेट दागते हैं। आप लोग न्यूज़ चैनल में खूब देखे होंगे, लेकिन आज इस पूरी जो समस्या है इसकी जड़ पे हम जाएंगे। ये वीडियो आपके CGPSC मेंस के निबंध के लिए उपयोगी होगा। इसके अलावा पेपर 7 में भी आ सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में और आ सकता है। और साथ ही साथ अगर आप भारत के नागरिक हैं या एक जागरूक नागरिक हैं तो आपको आसपास की जो भी समस्याएं चल रही हैं उसका कारण पता रहना चाहिए। बस ये नहीं देखना है कि हाँ वो बम गिराया, अब ये बम गिराया। तो बने रहिएगा हमारे साथ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। 1947 से पहले इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं था। वो पूरा देश कहलाता था फिलिस्तीन। मतलब ये मान लीजिए कि ये अगर पूरा देश है तो ये पूरा फिलिस्तीन है। अब की स्थिति में इसका 90% हो गया इजराइल और बाकी 10% बचा है फिलिस्तीन। तो ये कैसे हुआ, कैसे इजराइल में कौन से लोग आए बसने, वो सब हम आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ना बैकग्राउंड बताता हूँ, उससे आप ये पूरी समस्या को समझ पाओगे और लिख भी पाओगे। देखिए, एक ज्यूइश करके कम्युनिटी है जिसको बोलते हैं यहूदी। यहूदी ना दुनिया की सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित कम्युनिटी है। मतलब हर कोई पिछले हजारों सालों से इनका उत्पीड़न ही किया है, इनका शोषण ही किया है, इनको मारा गया है, भगाया गया है। तो ये क्या थे, कारण क्या है? देखिए, आप नाम सुने होंगे जीसस क्राइस्ट का, ईसा मसीह का। ये माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब उनका जो मृत्यु हुई ना, उनको जो सूली में टांग दिया गया, वो करने वाले भी यहूदी थे। तो ईसाई लोग को लगता है कि ये हमारे ईसा मसीह को क्रूसेड किए, मतलब ईसा मसीह को मारे हैं। इसलिए कई बार जब यूरोप में ईसाइयों का शासन आया तो उन्होंने यहूदियों के ऊपर खूब अत्याचार किए। वो जो बोलते हैं ना नरसंहार, जो बोलते हैं, अभी ईसाई हमको समझाते हैं कि तुम नरसंहार कर रहे कश्मीर में, यहाँ वहाँ। यहूदियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ। पहले वो जिस इलाके में रहते थे उसका नाम था जेरूसलम। एक शहर है जेरूसलम। वो ऐसा है कि वहाँ ना तीनों धर्म वाले उसको पवित्र मानते हैं। ये इजराइल में ही है, इजराइल या फिलिस्तीन। वहाँ ये माना जाता है कि यहूदी उसको अपना पवित्र स्थान मानते हैं, जो ईसाई हैं वो भी उसको अपना पवित्र स्थान मानते हैं, और तीसरा जो मुस्लिम है वो भी मक्का मदीना के बाद जेरूसलम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। वहाँ इनकी अल-अक्सा मस्जिद है। तो ये एक शहर है जिसको तीनों पवित्र मानते हैं। अब हुआ क्या कि यहूदियों को वहाँ से भागना पड़ा दुनिया के अलग अलग इलाके में। अब वो यूरोप में भाग के गए। यूरोप में भी अलग अलग देश में रहते थे, और इनकी ताकत ये थी यहूदियों की कि ये बहुत बुद्धिमान लोग थे। आपके आसपास भी ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी होंगी, जैसे सिंधी कम्युनिटी। पाकिस्तान से भारत आए तब उनके पास कुछ नहीं था, अब सब कुछ है। तो जैसे यहूदी भी थे, बहुत मेहनती, बहुत बुद्धिमान। आप जितने भी चिंतकों का बड़े बड़े नाम सुनेंगे, मैक्सिमम यहूदी। तो ये क्या है, इन लोग भाग के पूरे दुनिया में बस गए, और दुनिया में भी अच्छे अच्छे पदों में थे, अच्छी अच्छी जगह थे, क्योंकि बुद्धि थी इनके पास। और इसी कारण अब जो भी अच्छी जगह रहता है उनके खिलाफ तो माहौल बनता ही है। तो बीच में फिर इन लोग आए, मुस्लिम लोग शासक बने, वो भी इनके ऊपर अत्याचार किए। ऐसे करके लगातार समझ लीजिए पिछले 2000 सालों से इनके ऊपर अत्याचार चला आ रहा था। 1880-90 के आसपास यहूदियों को लगा कि यार हमारे ऊपर अत्याचार इसलिए हो रहा है ना क्योंकि हमारा कोई देश नहीं है। अब हम हर जगह टुकड़े टुकड़े में बिखरे हैं, हर जगह हम माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक हैं। जैसे फ्रांस का एक वो था, क्या बोलते हैं, सेना नायक, वो यहूदी था। उसके ऊपर ये आरोप लगा दिया गया कि वो जर्मनी को हमारा सीक्रेट बता दिया। तो उसके बाद फिर पूरे फ्रांस में यहूदियों के खिलाफ माहौल बन गया, पकड़ पकड़ के मारने लगे। अंत में पता चला कि ये जो न्यूज़ है झूठी है, लेकिन ऐसी माहौल बना बना के यहूदियों को मारा जाता था, नरसंहार किया जाता था। तो यहूदी फिर माहौल ये बनाए, बोले कि यार हमको जो है ना अपना एक देश चाहिए। अब हुआ कि देश कौन सा चाहिए, तो वो बोले कि हमारी जो जन्मभूमि है ना वो है इजराइल। उसमें भी लिखा है बाइबल में भी कि यहूदी जो है इजराइल में से हुए हैं, जेरूसलम में उनका
जेरूसलम से उनका जन्म हुआ, जो उनके आदि पुरुष हैं वो जेरूसलम के हैं। तो वो बोले अब हमको जाना है जेरूसलम। अब जेरूसलम जहाँ जो शहर है वो कब्जे में था उस समय, फिलिस्तीन नाम का देश था और वो कब्जे में था ऑटोमन एम्पायर के। तो भाई यहाँ तो पहले से लोग रह रहे हैं, वो पहले जैसे मान लीजिए एक देश है पाकिस्तान, अब पाकिस्तान पहले से बसा हुआ है। अब कोई नई कम्युनिटी बोले कि यहाँ का एक जो शहर है कराची वो हमारे आदि पुरुषों का है, अब हमको वहाँ जाके बसना है, तो जो पहले से वहाँ बसे हैं वो क्या करेंगे भाई, वो थोड़ी हलवा पूड़ी खाएंगे। तो अब ये भी बोले कि हमको वहाँ जाके बसना है। तो एक जो मेन उसके थे उनका नाम था थियोडोर हर्जल, वो एक जॉयनी कांग्रेस स्थापित की, इसी को फिर जॉयनिज्म करके नाम दिया गया। वो बोले कि हम लोग क्या करते हैं, चल के फिलिस्तीन में बसते हैं। अब भाई एक साथ आप जाके वहाँ बसोगे तो दिक्कत होगी ना, तो इन लोग एक तरीका खोजे, बोले कि हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना उनसे ज़मीन खरीदते हैं, और ज़मीन खरीद लेंगे, धीरे धीरे बसने लगेंगे। अब भाई खरीदेंगे, वैसे भी पैसा मिलेगा तो लोग बेच ही देंगे, और ऐसा करके खरीद के धीरे धीरे हम लोग यहाँ बसने लगेंगे। तो पूरी दुनिया से इन लोग आके यहाँ बसने लगे फिलिस्तीन में। उसके बाद क्या हुआ कहानी अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अब फास्ट फॉरवर्ड समझिए। अब धीरे धीरे इन लोग यहाँ ज़मीन खरीद के बसने लगे फिलिस्तीन में। उसके बाद क्या हुआ कि पहला विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 से लेकर 18 तक। अब ब्रिटेन को चाहिए थी यहूदियों की मदद, क्योंकि यहूदी ना हर जगह पावरफुल पोजीशन में थे। जैसे अमेरिका है, अमेरिका के जो नीति निर्माता थे वो यहूदी थे, मतलब आप समझ गए होंगे, इसीलिए इनको दिक्कत भी होती थी, क्योंकि भाई जो पावरफुल है उसी के खिलाफ तो माहौल बनता है। तो ब्रिटेन को लगा कि अमेरिका को हमको अपने साथ लेना है विश्व युद्ध में, तो वो यहूदियों को अपने तरफ करने की कोशिश किए। तो वो यहूदियों को ये बोले कि भाई तुम हमारी विश्व युद्ध में मदद करो, प्रथम विश्व युद्ध में, और उसके बदले में हम तुमको तुम्हारा देश दे देंगे। तो यहूदी बोले ठीक है यार, मदद करते हैं। तो यहूदी पूरी इनकी मदद की ब्रिटेन की। ब्रिटेन युद्ध जीत गया। अब वो एरिया भी ब्रिटेन जीत गया जो फिलिस्तीन वाला, ऑटोमन एम्पायर हार गया। तो इन लोग क्या किया, आपस में बंदर बाट किए, ब्रिटेन और फ्रांस। आधा एरिया ब्रिटेन रख लिया, आधा फ्रांस रख लिया, वो पूरा अरब का। तो जो फिलिस्तीन वाला भाग है वो ब्रिटेन को मिल गया। अब ब्रिटेन क्योंकि वादा किया था, तो एक बाल्फोर डिक्लेरेशन करके आता है और वो बोलता है दुनिया की यहूदियों आओ आके यहाँ बसो आराम से। तो वहाँ के जो लोकल हैं वो तो गुस्साएंगे ना कि तुम यार बस रहे, लेकिन अब ब्रिटेन का उनके ऊपर हाथ है तो वो बसते जा रहे हैं। ब्रिटेन उनको और ऑप्शन भी देता है, बोलता है यार खेनिया इनिया में जाके बस जाओ, खाली जगह है। तो यहूदी बोलते हैं हमारा जो होमलैंड है वो यहीं है, हम यहीं बसेंगे, हम इधर उधर नहीं बसेंगे, हमको बसना फिलिस्तीन में है। तब धीरे धीरे बसने लगते हैं। फिर एक और घटना होती है सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले, आपको पता होगा कि हिटलर पावर में आ जाता है। वहाँ भी हिटलर बोलता है कि आर्य खून अच्छा होता है और यहूदियों को मारो। तो यहूदियों को पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर देता है, भयंकर, मतलब वो जो बोलते हैं ना कि जिंदा मार देना, पकड़ के 100 लोग को एक कमरे में बंद कर देना, बिना खाना पीना ना देना, गैस छोड़ के मार देना, ऐसा करके लाखों यहूदियों को मारता है। तो जिनको पता लगता है वो भागते हैं, और जर्मनी से भागेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो भाग भाग के वो यहीं आते हैं फिलिस्तीन। पोलैंड में हिटलर आक्रमण करने वाला रहता है तो वो भाग के फिलिस्तीन आते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि भाई अपना अगर देश नहीं है ना, अब हिटलर बोलता है आर्य देश है ये, तो यहूदी तो अपने आप माइनॉरिटी हो गए। और कारण वहाँ पे भी वही होता है कि वहाँ के जो अमीर होते हैं ना वो यहूदी होते हैं। अब उनको अगर आप मार दोगे तो पैसा फिर बाकी को मिल जाएगा ना। दंगे अंगे में भी आप देखना कि लोग जाके लूटते घर जलाते हैं अमीरों का, क्योंकि वहीं पैसा मिलता है। तो आर्थिक पक्ष होता है हर जगह, भले उसको फिर जाति पक्ष दे दिया जाता है, धार्मिक पक्ष दे दिया जाता है। तो क्या होता है कि जो जैसे कश्मीर में हुआ, कश्मीर पंडित, क्योंकि वहाँ के वो अमीर लोग थे, उनके पास बड़े बड़े घर थे, बड़ी बड़ी संपत्तियाँ थी, इसलिए उनको मारा गया, जो मेन कारण था। फिर बताया गया कि क्योंकि वो हिंदू हैं इसलिए मारा गया, क्योंकि भाई किसी गरीब को भी भगा सकते थे, वहाँ गरीब लोग भी रहते हैं हिंदू, उनको नहीं मारते। तो एक आर्थिक पक्ष होता है, इसीलिए हिटलर यहूदियों को टारगेट किया। अब वो भाग क्या है फिलिस्तीन, अब वो आ रहे हैं फिलिस्तीन, समझ लीजिए। अब फिलिस्तीन में भी एक माहौल बन रहा है कि यार हमारा घर ये पूरा लूटते जा रहे हैं। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है। खत्म होने के बाद अब ब्रिटेन को लगता है यार मैं तो फंस गया, एक ही समझ लीजिए देश है, एक देश है, वहीं पे आपके पहले से फिलिस्तीन वाले और वहीं आके यहूदी भी घुस गए।
अब दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो ब्रिटेन की जो आदत है वो बोलता है भाई अब तुम समझो, हम तो जाते हैं दुआओं में याद रखना करके ब्रिटेन वहाँ से निकल जाता है। और फिर संयुक्त राष्ट्र उसी समय नया नया बनता है, तो ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र वालों को बोलता है अब तुम समझो भाई, हमको कोई मतलब नहीं यहाँ की कहानी से, तुम समझो, संयुक्त राष्ट्र हो तुम समझो। तो संयुक्त राष्ट्र फिर एक बंटवारे का प्लान देता है कि इतना % तुम रख लो, इतना तुम रख लो, जेरूसलम को हम रख लेते हैं क्योंकि तीनों का पवित्र स्थान है। तो इजराइल वाले तो मान जाते हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों को लगता है कि भाई हमारी ज़मीन हमसे उसको दे रहा है, हम तो नहीं देंगे। तो फिर वो प्रस्ताव भी हो जाता है। और ये जितने देश हैं, क्योंकि मान लीजिए ये इजराइल है तो इसके चारों तरफ जो है मुस्लिम देश हैं, उनके अंदर एक अरब एकता आ जाती है कि हम मुस्लिम देश, हमारे ऊपर ये यहूदी कब्जा कर रहे हैं, तो सब मिल के आक्रमण कर देते हैं। लेकिन इजराइल जीत जाता है। क्यों जीतता है पता है? ये तो केवल आक्रमण करते हैं, इजराइल के जो लोग हैं वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। उनको पता था कि अगर अभी हार गए ना तो फिर हमारा कुछ नहीं है, हम तो हजारों सालों से उत्पीड़ित हैं, मुश्किल से एक देश मिला है, अगर ये भी छूट गया ना हाथ से तो हम अब कुछ नहीं रहेंगे, मतलब जीते जी मर जाएंगे। तो वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। और जब इंसान अपने अस्तित्व के लिए लड़ने लगता है ना, फिर कुछ रहते ही नहीं, हार ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में वाली चीज़ होती है। और इजराइल जीत जाता है, 6 देशों को हरा देता है। ऐसे वो एक बार फिर आक्रमण करते हैं, फिर इजराइल हराता है और उनके एरिया भी कब्जा कर लेता है। तो वो सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद वहाँ फिर आतंकी संगठन बनते हैं। तो ये एक बेसिक कहानी है जो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। यही कहानी के अलावा मैं आपको मैप दिखाता हूँ। देखिए 17 में ये पूरा फिलिस्तीन था, काला जो इलाका दिख रहा है आपको, पूरा ये फिलिस्तीन है। अब 47 में यूएन ने जो प्रपोज किया उसमें बोला कि ये जो काला है ये हम दे देते हैं फिलिस्तीन को, ये जो पूरा काला वाला एरिया दिख रहा है ना आपको, और ये जो पीला वाला एरिया मिल रहा है इसको बोले कि इसको इजराइल बना देते हैं। इजराइल मतलब ये यहूदियों को दे देते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र प्रपोज किया था। इन लोग माने नहीं, फिलिस्तीन वाले बोले हमको पूरा चाहिए। अब देखो अभी की स्थिति, मतलब उसके बाद जो इजराइल कब्जा कर लिया, अगले ही साल ये पूरा इजराइल रख लिया और ये काला वाला फिलिस्तीन को मिला। और अभी देखोगे तो ये काला में भी इजराइल कब्जा कर लिया है, बोला कि इनसे हमको भरोसा नहीं है, इनका कुछ भी करेंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये वाला स्थिति है। ये सफ़ेद जो है पूरी आपकी इजराइल है, और ये छोटा सा इधर फिलिस्तीन है और छोटा सा यहाँ फिलिस्तीन है। ये आपको समझना है अभी की स्थिति। और ये सब आक्रमण करेंगे क्योंकि इधर मिस्र है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, तो ये सब आक्रमण करेंगे इजराइल के ऊपर, क्योंकि पड़ोसी लोग हैं तो ये आक्रमण करेंगे, तो इनका नाम भी आएगा। अब आप कहानी समझ गए। अब हम पढ़ते हैं क्या ऐसे में लिखना है, कैसा क्या है। ये PDF में डाल दूंगा ग्रुप में, तो थोड़ा सा समझिए। जैसे वैश्विक परिदृश्य जो इंट्रो है ऐसा लिख सकते हो आप कि भाई संघर्ष का इतिहास पुराना है, हड़प्पा काल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और किसी ना किसी, कभी धार्मिक कारण होता है, कभी नस्ली होता है, कभी कुछ होता है, उसके कारण संघर्ष होता है। अभी ये चीज़ क्यों चर्चा में आई है? 7 अक्टूबर 2023 को क्या है, फिलिस्तीन का जो उग्रवादी समूह है हमास, वो इजराइल के ऊपर हमला कर दिया और बड़ा भयंकर हमला किया। मतलब एक तो वो बम दागे, इजराइल के पास एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं आयरन डोम। मतलब अगर इजराइल के ऊपर कोई बम दागता है तो 10 में से 9 मिसाइल वो रोक लेते हैं, या 100 में कभी कभी तो रिकॉर्ड है उनका 98 रोक लेते हैं, 99 रोक लेते हैं। लेकिन फिर भी एक मिसाइल तो गिरेगी। तो इन लोग क्या कि हज़ारों एक साथ छोड़ दिए, 5-6 हज़ार मिसाइल एक साथ एक टाइम में छोड़े। तो भाई कुछ तो, अब उसमें से ये मैक्सिमम रोक लिया, 99% रोक लिया, लेकिन 1% तो गिरी। 1% भी बहुत होती है। इसके अलावा इन लोग क्या किए, बंदूकधारी बंदूक रख रख के गाजा पट्टी में घुसपैठ की, और एक तो रॉकेट दागे, दूसरा बंदूक से मारे, और कुछ लोग को अपहरण कर लिए। 1200 लोग मारे गए, 250 लोग बंधक बना लिए गए। इसके बाद अब इजराइल तो चुप बैठने वाला है नहीं, उसके ऊपर था, एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल था। इजराइल ने घोषणा कर दी कि अब हम हमास को ख़त्म कर देंगे। अभी की स्थिति में जो हमास के वो हैं, क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय, वो बोला कि हमारे को कम से कम 33,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को इजराइल मार दिया है। अब ये जैनिज़्म की जो हम बात कर रहे थे वो तो आप समझ गए कि इन लोग बोलते हैं कि हमारा जो बाइबिल की भूमि है वो इजराइल है, हमारा जन्मभूमि इजराइल है, और वहीं जाके हमको रहना है। अब ये 3-4 चीज़ें हैं, इसको मैं अभी यही बता देता हूँ।
देखिए ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं गाज़ा, यहीं पे है हमास का नियंत्रण। ये पूरा इज़राइल इतना बड़ा है, तो ये वाला जो एरिया है ना ये है गाजा, ये है वेस्ट बैंक, यहाँ पे भी फिलिस्तीनियों का नियंत्रण है, लेकिन यहाँ जो फिलिस्तीनी है ये शांति प्रिय है, इसको बोलते हैं PLO, अभी हम पढ़ेंगे, फिलिस्तीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनका यहाँ पे दबदबा है। तो ये बोलते हैं कि हम प्रेम से रहेंगे भाई। ये गाजा वाले हैं, ये बोलते हैं हमको मतलब बंदूक से काम करना है। इधर सीरिया, ये गोलन हाइट है जो इज़राइल लूट लिया था 67 के युद्ध में। इधर ये सिनाई है, इसको मिस्र का है, इसको भी इज़राइल लूट लिया था। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि भाई, और बाकी ये जो सफ़ेद है ये इज़राइल है, और यहाँ पे जो शहर है ये है जेरूसलम। ठीक, तो यही यहाँ पे है कि भाई क्या क्या पहलू हैं। एक तो गाजा पट्टी है, एक पश्चिमी तट है जिसको वेस्ट बैंक बोलते हैं, एक यरूशलेम है जो तीनों प्रमुख धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम के लिए महत्व रखता है। ठीक, अब हम कहानी देखते हैं। पहला वही मैं कहानी बताया उसी को ऐसा देखिए, ब्रिटिश आए, बाल्फोर घोषणा आई, इसमें बोले कि हम जो है यहूदी लोगों के लिए एक घर बनाएंगे, राष्ट्रीय घर फिलिस्तीन में, मतलब यहूदियों को हम वो देंगे, वहाँ बसाएंगे। अब क्या है, यहूदी जो हैं वो बड़ी मात्रा में जाके फिलिस्तीन में बसने लगे। फिर अब ब्रिटेन को दिक्कत हुई, बोला यार अब तो हमको भागना पड़ेगा। तो ब्रिटेन क्या है 46 में संयुक्त राष्ट्र को बोला अब तुम समझो, हम निकलते हैं। तो उसके बाद 47 में संयुक्त राष्ट्र एक घोषणा किया जिसमें बोला कि अब इसको विभाजित कर देते हैं, फिलिस्तीन को कुछ भाग इज़राइल को दे देते हैं, कुछ फिलिस्तीन को दे देते हैं और कुछ अपने पास रख लेते हैं। तब एरिया में देखोगे तो करीब 42% अरबों को दिए, फिलिस्तीन को 56% इज़राइल को दिए, और बाकी 2% जो जेरूसलम है उसको UN बोला हम रखेंगे। ऐसे 3 भाग में बांट दिए। इज़राइल बोला ठीक है, और वो अपनी घोषणा कर दिया, बोला कि हम इज़राइल राष्ट्र बन गए। मतलब 14 मई 1948 को इज़राइल राष्ट्र की घोषणा हो गई। फिलिस्तीन वाले बोले हम नहीं मानेंगे। ये अरब बोले कि कैसे इज़राइल बन जाएगा यहाँ। तो उन लोग क्या किए, युद्ध घोषित कर दिए, उसको बोलते हैं प्रथम अरब इज़राइल युद्ध। इसमें मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान की सेना ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण हुआ तो मैं बताया कि इज़राइल जीत जाता है, युद्ध विराम होता है, और क्या बोलेंगे, समझौते के बाद अलग अलग सबसे फिर से बॉर्डर बनता है। ठीक, फिर अलग अलग हम देखते हैं, ये 40 के दशक में हुआ। अब 50 और 60 के दशक में क्या क्या हुआ। एक तो स्वेज नहर संकट आया, जिसमें क्या हुआ कि आपकी जो मिस्र की सेना है या मिस्र देश है वो स्वेज नहर को राष्ट्रीयकृत कर लिया। तो इसमें क्या हुआ, स्वेज नहर संकट जो 56 में हुआ, 62 धोखे से लिखती हैं, तो 56 में क्या हुआ कि मिस्र बोला कि ये जो स्वेज नहर है ना इसको हम कर दिए हैं नेशनलाइज, अब यहाँ से हम इज़राइल को घुस नहीं दे देंगे क्योंकि ये मुस्लिम लोग को परेशान करता है। इज़राइल गुस्सा आ गया, वो आक्रमण कर दिया मिस्र के ऊपर। मिस्र फिर हारा, और फिर वो लिखित में लिखवाया कि बेटा अगले बार ऐसा मत करना। तो ये हुआ। इसके बाद 64 में PLO का गठन हुआ, जिसको बोलते हैं फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बोले, मतलब इन लोग बोले, जैसे अहमद सुकेरी थे, यासिर अराफात थे, इन लोग बोले कि हम फिलिस्तीन को लिबरलाइज करेंगे, फिलिस्तीन को स्वतंत्र करेंगे। अब इसके बाद 67 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ कि फिर से इज़राइल के ऊपर हवाई हमला इन लोग सब लोग चालू कर दिए, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन। तो इन लोग पहले किए हमला, शुरू में इन लोग थल से किए, थोड़ा बहुत हवाई किए, लेकिन इज़राइल के पास पर्याप्त सेना है और इज़राइल को सीधा सीधा सपोर्ट है जितने भी पश्चिमी देश हैं, अमेरिका जैसे। ये बोलते हैं तुम लड़ो, हम दे रहे हैं हथियार सब प्रकार के, और इज़राइल को खुद भी खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा जहाँ है। तो उसको तो मतलब वो अगर हारा तो फिर तो उसका अस्तित्व खत्म है ना। तो फिर से इनके ऊपर हमला करता है, भयंकर हवाई हमला करता है, और अपना एरिया तो जीतता है, बाकी इनसे भी लूट लेता है। अभी मैं दिखाया ना, मिस्र से सिनाई द्वीप लूट लेता है मिस्र का, जॉर्डन से पश्चिमी तट लूट लेता है, सीरिया से गोलन हाइट लूट लेता है। मतलब अब वो पूरा लूट लिया। तुम जो हमला करने आए थे ना, सबको हरा के उनका एरिया लूट लेता है 6 दिवसीय युद्ध में। अब 70 का दशक आता है जिसको बोलते हैं निरंतर तनाव और आशा का दशक। इसमें एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं योम किप्पुर युद्ध। इसमें क्या है कि 6 अक्टूबर 73 को यहूदी त्यौहार योम किप्पर में मिस्र और सीरिया ने सिनाई द्वीप और गोलन हाइट में आश्चर्यजनक हमला कर दिया। लेकिन इज़राइल तो इज़राइल है,
फिर से उनके ऊपर हमला किया और निपटा दिया उनको। तो ये होता है इसी दिन, ये जो योम किप्पुर है ना, इसी दिन अभी फिर हमला हुआ है जो 2023 में हुआ ना, वो उसी की याद में किए या उसी को सामने रख के किए। फिर एक समझौता होता है जिसको बोलते हैं कैम्प डेविड समझौता। ये आपको पॉइंट पॉइंट में लिखना है। इसमें क्या है कि अमेरिका बोला कि मिस्र और इजराइल दोनों आपस में समझौता कर लो। इसमें बोला गया कि ठीक है, मिस्र मान लेगा कि इजराइल एक देश है और बदले में जो इजराइल उनको सिनाई प्रायद्वीप उनका लूटा था तो उसको वापस कर दिया। फिर अपना आया 80 का दशक। इसमें एक तो इजराइल लेबनान के ऊपर आक्रमण कर दिया, क्योंकि ये जो PLO वाले थे ना, ये इजराइल में ना रह के लेबनान में जाके छिप के रहते थे, वहाँ से इजराइल को परेशान करते थे। इजराइल वहीं जाके मार दिया, घर में घुस के मार दिया। दूसरा, इसी समय हमास का गठन होगा। अब हमास को लगा कि ये जो PLO वाले हैं ढंग से नहीं लड़ पा रहे हैं, ये इजराइल के वो बन गए हैं, क्या बोलेंगे, इजराइल के पिछलग्गू बन गए हैं, शांति शांति की बात करते हैं। तो दिक्कत इजराइल फिलिस्तीन में ये है ना कि इजराइल में अगर कोई नेता शांति की बात करता है तो उसको निपटा देते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति को ही मार दिए, तुम बहुत शांति की बात करते हो। फिलिस्तीन में कोई करता है तो उसको निपटा देते हैं और खुद दूसरा संगठन बना लेते हैं कि हम लड़ाई करेंगे। मतलब कट्टरपंथी दोनों तरफ हैं और दोनों नहीं चाहते शांति हो। तो वही हमास आया, इसका धार्मिक एजेंडा था और इसका जो लक्ष्य था वो था इजराइल की पूर्ण मुक्ति। मतलब अब देखो, इनका लक्ष्य ये है कि पूर्ण मुक्ति और इजराइल की जगह एक इस्लामी राष्ट्र बनाना। तो भाई जब आपका लक्ष्य यही है कि मेरे को इस्लामी राष्ट्र बनाना है तो फिर कोई बीच की बात ही नहीं। अब इजराइल हारेगा नहीं, तुम हरा नहीं पाओगे, लड़ाई चलते रहेगी। तो ये होता है। इसके बाद एक इंतिफादा होता है जिसको बोलते हैं, जिसमें आपस में इन लोग, पहला इंतिफादा इसी समय होता है जिसमें इन लोग बम मार के, वो जो खुद सुसाइड बम्बर बन के ऐसा करके इजराइल के ऊपर हमला करते हैं, इजराइल इसको भी निपटाते हैं। फिर अब 90 के दशक में हम आ जाते हैं। इसमें होता है 93 में ओस्लो समझौता। इसमें क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जो है इजराइल के प्रधानमंत्री रॉबिन और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के यासिर अराफात के बीच समझौता कराता है। दोनों ये मानते हैं कि भाई ठीक है, दोनों एक दूसरे को मान्यता देंगे। इसके अलावा एक अंतरिम सरकार बनेगी जो फिलिस्तीन में रहेगी, जिसके राष्ट्रपति आपके यासिर अराफात रहेंगे। धीरे धीरे इजराइल जो जो कब्जा किया है फिलिस्तीन वाले इलाकों में, वहाँ से वापस हो जाएगा और इजराइल इनको बसाने के लिए आर्थिक सहायता भी देगा। इसकी अलग अलग चुनौतियाँ भी हैं। एक तो सुरक्षा चुनौतियाँ, दूसरा बस्तियों का विस्तार। अब ये जो वेस्टर्न पश्चिमी तट है ना, वहाँ इजराइल के जब कब्जा किया था तो अपनी बस्ती भी बसा लिया है। समझ रहे कि भाई उसको लगा कि यार केवल कब्जा से दिक्कत होगी, तो वो अपने लोगों को ले जा के वहाँ बसा दिया। सब्सिडी में घर दे दिया कि जाओ वहाँ रहो, और लोग भी वहाँ के राष्ट्रवादी हैं कि भाई जब तक रहेंगे नहीं तब तक कब्जा कैसे होगा। तो वहाँ बस्तियाँ बना लिया। वो तो वापस आएगी नहीं ना, तो कैसे फिलिस्तीन को मिल जाएगी। फिर ओस्लो समझौता 2 होता है, फिर से ये होता है। इसमें विभाजन की बात होती है कि एक क्षेत्र ये बनाएंगे जो पूर्ण फिलिस्तीनी नियंत्रण, क्षेत्र B जिसमें दोनों का नियंत्रण होगा, क्षेत्र C में पूर्ण इजरायली नियंत्रण होगा। सुरक्षा की बात होगी, सुरक्षित मार्ग दिया जाएगा, क्योंकि क्या है, अब ये ऐसा है, इस साइड आप देखें गाजा है, इस साइड वेस्टर्न बैंक है, तो भाई यहाँ से यहाँ कैसे जाओगे आप, तो बीच में एक रास्ता बनाया जाएगा, ऐसा बात किया गया। अब 2000 के दशक में क्या हुआ, एक तो दूसरा इंतिफादा हुआ 2000 से 2005 तक। क्यों हुआ, क्योंकि कैम्प डेविड सम्मेलन असफल हो गया था। तो अब ये इजरायली फोर्स के साथ इन लोग हिंसक टकराव करने लगे। हिंसक था, ज़्यादा लोगों को मारे, बम विस्फोट। अब ये इधर से करते तो इजराइल वाले तो भरे बैठे ही रहते हैं, सीधा वो आके फिर मारते हैं। इसके अलावा गाजा युद्ध हुआ 8 से 9 तक। इसमें ऑपरेशन कास्ट लीड हुआ, जिसमें इसका उद्देश्य था रॉकेट हमले जो गाजा वाले करते थे, मतलब हमास वाले करते। हमास क्या करते हैं, गाजा में रहते हैं और सीधा रॉकेट मारते हैं इजराइल के ऊपर। वहाँ से वो उनका रेंज भी बढ़ा लिए हैं, तो मज़ा आता है, उनको मारते रहते हैं। तो उसके खिलाफ इजराइल काम करता है। फिर एक 2010 में शांति वार्ता हुई। फिर अभी 18 में क्या है कि अमेरिकी दूतावास को ना जेरूसलम हस्तांतरित कर दिए। पहले क्या था, तेल अवीव करके एक शहर है, वहाँ अमेरिका का दूतावास था। तो जब ट्रम्प आए तो बोले यार अब खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करेंगे, क्यों हम पीठ पीछे करें। अभी तक जेरूसलम को ये माना जाता था कि विवादित जगह है यार, ना इजराइल फिलिस्तीन दोनों के लिए, दोनों का है। अमेरिका खुल्लम खुल्ला बोला कि अब हमारा दूतावास यरूशलेम में ही रहेगा। इसकी प्रतिक्रिया भी हुई कि भाई तुम तो बिल्कुल
दिक्कत कर रहे हैं अमेरिका वाले, जो फिलिस्तीनी है वो विरोध के, इजरायली खुश हो गए। फिर शांति से समृद्धि योजना आई 2020 में, ट्रंप ही लेके आए। इसमें बोले कि इजराइल जो है पश्चिमी तट के कुछ हिस्से को अपने मिला सकता है, यरूशलेम उनकी राजधानी होगी। तो इजराइल के सपोर्ट में ये योजना आई। फिर एक अब्राहम एकॉर्ड आया। इसमें क्या है, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को सहित कई देशों के संबंध सामान्य हो गए। मतलब इजराइल का ये जो यूएई और बाकी देश है ना, इनसे अमेरिका दोस्ती कराने लगा, बोला कि भाई आपस में मिल के रहो। फिर गाजा संघर्ष हुआ गाजा में। इसमें क्या हुआ कि फिलिस्तीनी परिवारों की संभावित बेदखली और रमज़ान के दौरान अल-अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस की कार्यवाही के कारण, मतलब जनरली क्या होता है, मस्जिद में कुछ वो गड़बड़ करते हैं, इजरायली पुलिस वहाँ घुसती है, वो गुस्साते हैं, युद्ध करने लगते हैं, मिसाइल दागने लगते हैं। और वर्तमान तो ये हमास हमला, ये तो कुछ हुआ ही नहीं इनके तरफ से। वो वही याद किए कि उस समय 67 में हम ऐसा किए थे। तो बोले कि ये जो तुम अल-अक्सा मस्जिद में हमारा परेशान किए हो ना, तो 5000 से ज़्यादा मिसाइल दाग दिए, और इसके अलावा बंदूक बंद होके घुस भी गए। तो इसके खिलाफ फिर इजराइल युद्ध डिक्लेयर कर दिया और आयरन स्वॉर्ड्स चालू किया। अब इजराइल हर जगह, मतलब जहाँ जहाँ है, हमास को बोल रहा है अब तो हम ख़त्म ही कर देंगे। इसमें क्या क्या है, एक तो क्षेत्रीय परिणाम है। इसमें क्या है कि अब भाई लेबनान में एक हिजबुल्ला लोग हैं, वो भी उनका समर्थन करते हैं, इजराइल बोल रहा है तुमको भी निपटाएंगे। दूसरा बंधक वाला है। इसमें क्या है कि ये जो फिलिस्तीन वाले हैं, हमास वाले, कई लोग को बंधक बना लिए हैं, तो उनके साथ दिक्कत है। और सैन्य कार्यवाही तो कोई ख़त्म होना नहीं है। अब हम देखते हैं दोनों पक्षों का दृष्टिकोण क्या क्या है, इजराइल और फिलिस्तीन का। इजराइल क्या बोलता है कि ये जो भूमि है यरूशलेम की, बाइबिल के समय से हमारी है, और पूरे हर जगह तो हमको दिक्कत हो रही, तो ये हमारे लिए एक शरण स्थल है, इसलिए हमको एक राज्य मिलना चाहिए। तो वो 47 में यहूदी राज्य की स्थापना को मंजूरी मिलती है। और इजराइल बोलता है हम दे देंगे यार तुमको, पश्चिमी तट दे देंगे, गाजा दे देंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम देंगे तो फिर तुम हम ही को बम मारोगे, तो इसलिए हमको दिक्कत है तुमको देने में। ऐसा इजराइल का अपना पक्ष है। फिलिस्तीन वाले बोलते हैं कि भाई दीर्घकालीन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूप से हमारे ही है, अब तुम आके घुस गए हो हमारे एरिया से, हमको भगा दिए हो, तुम भागो। ये फिलिस्तीन का पक्ष है। अगली चीज़ है कि कारण क्या है, मतलब ऐसे में आप सबको ये सब पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो इजराइल हमास युद्ध के कारण क्या है? पहला कारण है क्षेत्रीय विवाद। क्षेत्रीय विवाद मतलब आप समझे गए कि गाजा के लिए, वेस्टर्न बैंक के लिए, जेरूसलम के लिए। दूसरा है गाजा नाकाबंदी। इजराइल क्या है कि गाजा में ना, क्योंकि वहाँ पूरा बम हम लेके आ जाते हैं, तो इजराइल चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी है कि तुमको हम बम लाने नहीं देंगे, तो उससे इन लोग गुस्साते हैं। तीसरा है रॉकेट हमले। रॉकेट हमले जो इनके एरिया में होते हैं वो दिक्कत है। चौथा पॉइंट है यरूशलेम, सब बोलते हैं कि हमारा पवित्र स्थल है। अगला है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। अब उधर भी फिलिस्तीन में दो गुट हो गए हैं, दोनों चाहते हैं हम आगे हों, तो जो ज़्यादा बम गिराएगा उसी के साथ लोग रहेंगे ना। सुलझा क्यों नहीं है? एक तो यरूशलेम के कारण ही, हर कोई चाहता है हमारे पास हो, सीमाएं डिक्लेयर नहीं है। इसके अलावा फिलिस्तीनी लोग युद्ध विराम रेखा पर आधारित सीमाओं पर जोर देते हैं, इजराइल उसको मानता नहीं है। अगली दिक्कत है शरणार्थी, कि 48 के युद्ध में बहुत सारे फिलिस्तीनियों को वापस जाना पड़ा था, इधर उधर भाग गए थे, वो शरणार्थी बन गए थे, उनका क्या होगा? इजराइल क्या है, बस्तियां बसा लिया। मैं अगली चीज़ आपको बताया कि भाई वो जो वेस्ट बैंक में अपने बस्तियां बसा लिया है, लोगों को बोला जाके वहाँ रहो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, तो उनकी पूरी बस्तियां हैं बकायदा, उनका पूरा चारों तरफ से वो सेफ्टी सिक्योरिटी करता है। अब वहाँ से वो तो हटेंगे नहीं, तो वो फिलिस्तीनियों को दे भी देंगे, तो इजराइल के लोग तो हैं ना वहाँ, कुछ गए कि सस्ती मिल रही, कुछ गए राष्ट्रवाद वाला चीज़। और फिलिस्तीन भी आपस में कोई फतह में है, कोई हमास में है, कोई पीएलओ में है। तो वर्तमान अगर हम देखें तो तनाव बढ़ रहा है और दिक्कत तो है ही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक परिदृश्य पे प्रभाव देखें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो एक तो वैश्विक गठबंधन बन रहा है, मतलब कुछ देश हैं जो इजराइल के साथ हैं, कुछ देश हैं जो फिलिस्तीन के साथ हैं। दूसरा, इसी से आतंकवाद बढ़ रहा है, कई आतंकवादी कृत्य हो रहे हैं। अगला कूटनीतिक पहल जो है कि भाई इसको सुलझाया जाए उसके लिए। और अगला मानवाधिकार है, मतलब भाई जो भी लड़ाई होगी, बच्चे भी मरते हैं, महिलाएं भी को साथ दिक्कत होती है, तो वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय दिक्कत है। इनका संभावित समाधान क्या होता है? एक तो है दो राज्य मॉडल, मतलब एक इजराइल बने, एक फिलिस्तीन बने। एक है एक राज्य समाधान, जहाँ दोनों रहें, दोनों को विशेषाधिकार मिले। एक है गठबंधन मॉडल, मतलब कि मिल के बनाएं,
एक है सीमा पुनर्निर्धारण, मतलब सीमा को फिर से फिक्स किया जाए। एक है जो जेरूसलम के लिए इतनी लड़ाई हो रही, दोनों की राजधानी बना दो। अगला है शरणार्थी जो जहाँ से गए हैं वहाँ कर दो। निशस्त्रीकरण है कि भाई जो फिलिस्तीन है उनके पास हथियार ना हो तो इजराइल को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है वित्तीय सहायता की फिर से मजबूत करने के लिए वित्तीय देना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामुदायिक कूटनीतिक प्रयास, क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, ये भी वही चीज़ है कि शांति के लिए सहयोग हो, संतुलित दृष्टिकोण हो, अब्राहम एकॉर्ड जो हुआ उसके हिसाब से बढ़ें। अपनी इज्जत भी करना है तो भारत को मध्यस्थ बन जाना चाहिए। सुरक्षा और स्थिरता की वकालत होना चाहिए। द्विराज्य समाधान का समर्थन होना चाहिए। मानवीय सहायता होना चाहिए। सतत विकास लक्ष्य लागू करना चाहिए। सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान और दीर्घकालीन प्रतिबद्धता। एक छोटा सा आप आखिरी में लिख सकते हो भारत की क्या भूमिका है। तो जब इजराइल बना ना तो उसकी स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत इसको मान्यता दे दिया। थोड़ा और आप पीछे जाओगे तो महात्मा गांधी फिलिस्तीन के समर्थक थे, बोले पहले से वो रह रहे हैं तो इजराइल क्यों आके घुसेगा। फिर भारत का लेकिन ये था मुद्दा कि वो फिलिस्तीन मुद्दे के लिए शुरू से समर्थन देता था। वो मतलब फिलिस्तीन को भी मान्यता देने वाला गैर अरब देशों में से पहला था। मतलब भारत क्या था, तुम्हारे साथ भी है तुम्हारे साथ भी है। वो नॉन अलाइनमेंट टाइप का होता है ना, गुट निरपेक्ष, दोनों के साथ हैं भाई हम। तो भारत 88 में जो फिलिस्तीन राज्य का दर्जा है उसको भी समर्थन दिया। लेकिन अभी क्या है, पहले क्या था, भारत दोनों के साथ था लेकिन फिलिस्तीन के तरफ ज़्यादा था इजराइल से। अभी भारत को समझ में आया कि यार फिलिस्तीन समर्थन तो ठीक है लेकिन इजराइल से दोस्ती करना ज़्यादा फायदेमंद है ना। वो हमको तकनीक देता है, हथियार देता है, सहायता देता है। तो अब भारत क्या है, उनके साथ संबंध को मजबूत कर रहा है। भारत का नीति जो है उसको बोलते हैं डी हाइफिनेशन की नीति। मतलब हम इजराइल के साथ अच्छे बन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे साथ बुरे हैं। और द्विपक्षीय संबंध बढ़ रहे हैं रक्षा में, कृषि में, प्रौद्योगिकी में, आतंकवाद में। और भारत दो राज्य समाधान का समर्थन करता है। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए थे, उनके हमारे यहाँ आए थे। भारत पे क्या क्या इसका प्रभाव है, एक तो विदेश नीति की चुनौतियाँ हैं, मतलब भारत किसके साथ रहे वाली बात है ना। दूसरा ऊर्जा और रक्षा सहयोग भारत का है उनके साथ, उसमें दिक्कत होगी अगर ज़्यादा लड़ाई हुई। इसके अलावा हमारे बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं ना, तो उनके ऊपर दिक्कत आ सकती है अगर वो आपस में लड़ते हैं तो। अगला वैश्विक कूटनीति, मतलब भारत जनरली गुट निरपेक्ष वाला, लेकिन अब किसके तरफ जाएगा, इजराइल तरफ जाएगा तो इधर के देश नुकसान होंगे जो मुस्लिम देश हैं। फिलिस्तीन तरफ जाएगा तो अमेरिका जैसे दोस्त गुस्साएंगे। इसके अलावा वहाँ लड़ाई होगी तो हमारे यहाँ मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी और आपस का जो हमारा व्यापार है उस पर भी नुकसान होगा। तो ये भारत का पक्ष है। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपके जो भी सुझाव हैं, सलाह हैं, वो बिल्कुल बताइएगा। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग कोशिश किए क्योंकि फिर भी थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया, लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे, ये PDF भी हम लोग दे देंगे तो आप समझ पाएंगे, इसको अच्छे से लिख पाएंगे। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।